Hello everyone, this is fifth lecture of class 10 geography chapter number 1 resources and development. In this lecture I am going to continue from the topic conservation of resources. Before this lecture I have uploaded 4 lectures. You can get it from the playlist. आज हम देखेंगे कि इस टॉपिक से आपके बोर्ड एग्ज़ाम में कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहले आप समझिए कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स का मतलब होता है कि जो हमारे कंट्री में या कहीं पे भी जो संसाधन जो रिसोर्स है उसको कैसे कंजर्व करना है, उसको कैसे संरक्षित करना है, कैसे उसको बचाना है। सिंपल सा मतलब यही हुआ। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले आपको ये पता है कि रिसोर्सेज, आप यहाँ पे देखिए फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करते हैं। रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर एनी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़। आपको पता होना चाहिए कि ये रिसोर्सेज क्यों ज़रूरी है भाई, ये वाइटल क्यों है, इम्पॉर्टेंट क्यों है एनी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के लिए। कोई भी आप डेवलपमेंटल एक्टिविटी करते हैं आप, उसके लिए रिसोर्स एक वाइटल, एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। बिना रिसोर्स का आप डेवलपमेंटल एक्टिविटी कर ही नहीं सकते। ठीक है, ओके। बट irrational consumption and over utilization of resources may lead to the socio-economic and environmental problems। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि irrational consumption, irrational का मतलब क्या होता है यहाँ पे? irrational का मतलब होता है illogical, जो तार्किक ना हो। आप इसको यूँ कह सकते हो अनफेयर यूज़। आप जो अनफेयर तरीके से यूज़ कर रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो रिसोर्स का, एंड ओवर यूटिलाइजेशन, ज़रूरत से ज़्यादा यूटिलाइज़ कर रहे हो, आप यूज़ कर रहे हो रिसोर्सेज का, तो इससे होगा क्या? इट मे लेड टू द सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इससे सोसाइटी में, आपके इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा और ये एनवायरमेंटल प्रॉब्लम को भी क्रिएट करेगा, लीड करेगा। ठीक है, तो आपके इरेशनल, इलॉजिकल, अनफेयर यूज़ और ओवर यूटिलाइजेशन, ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करने से सोसाइटी में और इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में प्लस आपके एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है भाई, ओके। नेक्स्ट, टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम्स, और इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए रिसोर्स कंजर्वेशन एट वेरियस लेवल्स इज़ इम्पॉर्टेंट। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? रिसोर्स कंजर्वेशन करना पड़ेगा, वो भी डिफरेंट लेवल पे, और ये ज़रूरी है। समझ गए? ये रिसोर्स कंजर्वेशन इसीलिए ज़रूरी है। समझ में आ गया आपको कि रिसोर्स कंजर्वेशन क्यों ज़रूरी है? ठीक है, तो इन सब प्रॉब्लम्स को कंजर्व करने के लिए, इन सब प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए हमें कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स की ज़रूरत है। ओके, गुड। नेक्स्ट, this had been the main concern of leaders and thinkers in past। और ये मेन कंसर्न रहा है, रिसोर्स को बचाना, रिसोर्स को कंजर्व करना। हमारे पास्ट से जो भी मेन जो लीडर थे, जो थिंकर्स थे, उनके लिए ये मेन कंसर्न रहा है भाई, पहले से भी। और उन लीडर्स और थिंकर्स का एक एग्जांपल दे रहा है यहाँ पे कि महात्मा गांधी वॉज वेरी अप्ट इन वॉइसिंग हिज कंसर्न। वेरी अप्ट का मतलब ही वॉज वेरी राइट, बहुत ही सही थे वो, बहुत ही अप्रोप्रिएट पर्सन थे, बहुत ही सही पर्सनालिटी थी, बहुत ही फिट थे। किस लिए फिट थे, किस लिए सही थे भाई? इन वॉइसिंग हिज कंसर्न, अपने कंसर्न, अपने चिंता, अपने दुख को, कंसर्न को वॉइस करने के लिए, उसको अपने कंसर्न को भले बड़े प्लेटफॉर्म पे आवाज़ उठाने के लिए कह सकते हो, इन्होंने कुछ बोला था रिसोर्स के बारे में, रिसोर्स कंजर्वेशन के बारे में। और यही आपके बोर्ड एग्ज़ाम में सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आई थिंक ये 2023 वाले सेशन में ही क्वेश्चन पूछा हुआ है बोर्ड एग्ज़ाम में। ठीक है,
तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, इसको हाईलाइट भी कर लेना आप लोग। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि गांधी जी ने क्या बोला था, ठीक है। रिसोर्स कंजर्वेशन से संबंधित उन्होंने कौन सी बात बोली थी, तो उन्होंने बोला था देयर इज़ एनफ, देयर इज़ एनफ फॉर एवरीबडीज नीड, देयर इज़ एनफ फॉर एवरीबडीज नीड। मतलब वो कहना ये चाह रहे हैं कि हमारे देश में या हमारे प्रकृति, हमारे नेचर में हर एक इंसान की ज़रूरत पूरा करने के लिए एनफ रिसोर्स है। यानी नेचर ने हमारी ज़रूरत को, हर एक इंसान की ज़रूरत को पूरा करने की क्षमता रखता है, बट नॉट फॉर एनीबडीज़ ग्रीड। लेकिन किसी एक इंसान की भी जो लालच होती है, ग्रीड होती है, उसको नेचर कभी पूरा नहीं कर सकता। यानी हमारा जो नेचर है वो हर एक इंसानों की ज़रूरतों को पूरा तो कर सकता है, बट किसी एक इंसान की लालच को पूरा नहीं कर सकता। क्योंकि आपको पता है जो ग्रीडी पीपल होते हैं, जो लालची लोग होते हैं, उनकी इच्छाएं एंडलेस होती हैं। वो पहले सोचेंगे 10 हो जाए, फिर 10 से वो सोचेंगे 10 मिल जाएगा तो वो 100 की सोचेंगे, 100 हुआ तो फिर 1000 की सोचेंगे। वो उनका वो एंडलेस होता है उनकी ज़रूरत। समझ गए आप? तो आपको ये लाइन इम्पॉर्टेंट कोट करना होगा, ठीक है। अगर गांधीयन फिलॉसफी की बात आती है रिगार्डिंग कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स, तो आप ये पॉइंट हाईलाइट करेंगे। इवन जब आपको कभी ऐसे कंपटीशन देना हो, ऐसे राइटिंग करना हो रिसोर्स पे, तो आप इसको ज़रूर कोट करिए। अगर आपको आईएएस प्री मेंस वगैरह, सॉरी मेंस पीसीएस वगैरह जो होता है, उसमें जो मेंस राइटिंग होती है, वहाँ पे भी ये यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये कोटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कोटेशन क्या है कि देयर इज़ एनफ फॉर एवरीबडीज नीड, बट और यू कैन एड एंड नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड, ठीक है, ओके। He placed the greedy and selfish individual and exploitative nature of modern technology as the root cause for the resource depletion। देखो, according to गांधी जी, जो रूट कॉज है रिसोर्स डिप्लीशन का, वो क्या है? तो इन्होंने बताया कि जो ग्रीडी एंड सेल्फिश इंडिविजुअल्स हैं, जो लालची और स्वार्थी लोग हैं, प्लस जो एक्सप्लाइटेटिव नेचर है हमारे मॉडर्न टेक्नोलॉजी का। एक्सप्लाइटेटिव नेचर का मतलब हो गया कि जो मिसयूज़ करना, ओवर यूज़ करना, ठीक है, अनफेयर यूज़ करना। ये जो स्वभाव है, जो नेचर है आज का, जो टेक्नोलॉजी है, यही मेन कारण है रिसोर्स डिप्लीशन का। और इसी बात को गांधी जी ने ही प्लेस्ड एट द ग्लोबल लेवल, ये पूरे इंटरनेशनल ग्लोबल लेवल पे इन्होंने अपनी बातों को रखा, ठीक है। क्या बताया उन्होंने कि ग्रीडी एंड सेल्फिश इंडिविजुअल्स, जो लालची और स्वार्थी इंसान हैं, और प्लस जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी जिसको आप बोलते हो, इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी का एक नेगेटिव एस्पेक्ट ये है कि बहुत ही एक्सप्लाइटेटिव है। एक्सप्लाइटेटिव का मतलब कि बहुत ज़्यादा अनफेयरली यूज़ करता है, ठीक है। जैसे मशीन है, तो मशीनें बहुत ज़्यादा बल्क में प्रोडक्शन कर रही हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा वो एक्सप्लाइट कर रही हैं, ज़रूरत से ज़्यादा वो लोग मशीन टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही हैं, ठीक है। तो इन सब वजहों से उन्होंने बताया था कि हमारा रिसोर्स डिप्लीट हो रहा है। ही वॉज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। कई बार गांधीयन फिलोसफी पे शॉर्ट नोट लिखने को आ सकता है आपके एग्जाम में कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ गांधीयन फिलोसफी रिगार्डिंग कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो आप ये 3-4 पॉइंट्स कॉपी पेस्ट कर दोगे। पहले आप कोटेशन लिख दो, ठीक है, फिर उसका रूट कॉज बता दो डिप्लीशन का, एंड देन थर्ड पॉइंट, ही वॉज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन। गांधी जी वॉज वेरी अगेंस्ट टू द मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन का मतलब होता है बल्क में प्रोडक्शन करना, बहुत ज़्यादा उत्पादन करना, ठीक है, ज़रूरत से ज़्यादा। जैसे देखो, अगर ज़रूरत है पूरे देश में अगर 1000 कार्स या बाइक्स की ज़रूरत है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और जो फैक्ट्री, जो कंपनी के ऑनर्स हैं, वो पता चले 1000 की जगह पे 2-2000 बना रहे हैं, 2000 प्रोडक्शन कर रहे हैं। देश में ज़रूरत है 1000 ट्रिलियन या 1000 टन की, सपोज़ करो मस्टर्ड ऑयल की ज़रूरत है या वीट एंड राइस की ज़रूरत है, और हम लोग ज़रूरत से बहुत ज़्यादा
फ़ायदा कमाने के चक्कर में प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो ये होता है मास प्रोडक्शन। ठीक है, तो ही वॉज अगेंस्ट द मास प्रोडक्शन। क्यों भाई वो मास प्रोडक्शन के अगेंस्ट क्यों थे? क्योंकि ये आपका एक्सप्लॉयटेटिव नेचर है, आप मिसयूज़ कर रहे हो रिसोर्स का। अगर ज़रूरत है आपको एक घर में रहने की, कुछ लोग आपने देखा होगा उनके पास 5-5 घर हैं, तो ये सब क्या है? ये सब मास प्रोडक्शन, या आप कह सकते हो कि ग्रीडी या सेल्फिश इंडिविजुअल्स कह सकते हो आप, ऐसे लोग हैं। तो इसीलिए वो मास प्रोडक्शन के अगेंस्ट थे, और वो चाहते क्या थे? वांटेड टू रिप्लेस इट। इस मास प्रोडक्शन को वो रिप्लेस करना चाहते थे विद द प्रोडक्शन बाय द मासेस। तो दो वर्ड है यहाँ पे, मास प्रोडक्शन यानी प्रोडक्शन इन बल्क, एंड द सेकेंड टर्म इज प्रोडक्शन बाय द मासेस। तो प्रोडक्शन बाय द मासेस का मतलब कि प्रोडक्शन होना चाहिए, बट ये सिर्फ एक लोगों के द्वारा, इंडिविजुअल्स के द्वारा नहीं होना चाहिए, ये टोटल जितने भी लोग हैं। मास का मतलब आप समझते हो ना, पीपल, मोर देन मास का मतलब वैसे भीड़ होता है। ठीक है, और यहाँ पे टोटल या होल नंबर, जितने भी होल पीपल हैं इंडिया में, जितने लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करें? प्रोडक्शन करें। तो कुछ लोग प्रोडक्शन ना करें, जिसको मास प्रोडक्शन बोलते हैं, कि एक ही कोई पर्सन है, इंडिविजुअल है, वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा है और बाकी लोग बेरोजगार ऐसे खाली पड़े हुए हैं। तो इससे बेहतर है कि हर कोई कुछ ना कुछ प्रोडक्शन करे, थोड़ा थोड़ा ही प्रोडक्शन करे। प्रोडक्शन का मतलब यहाँ पे पॉपुलेशन वाला प्रोडक्शन नहीं, यहाँ पे प्रोडक्शन का मतलब है कि गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन। ठीक है, ओके। तो आई होप आपको समझ में आ गया। तो यही 4-5 लाइंस जो हैं ये गांधीयन फिलोसफी होगा। अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप ये पॉइंट ऐड कर देंगे। सो ही वॉज अगेंस्ट द मास प्रोडक्शन एंड ही वांटेड टू रिप्लेस इट विद द प्रोडक्शन बाय मासेस। तो दो टर्म कंफ्यूजिंग है, मास प्रोडक्शन मीन्स प्रोडक्शन इन द बल्क अमाउंट, ठीक है, बल्क क्वांटिटी, ठीक है, और प्रोडक्शन बाय द मासेस मीन्स प्रोडक्शन बाय many people, production by the masses, production by the most of the people of country. Okay, good. Next, अब नेक्स्ट यहाँ तक हो गया। अब सेकेंड देखते हैं। यहाँ पे ये जो पैराग्राफ है ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, बोर्ड एग्जाम में। क्वेश्चन क्या है नोट डाउन कर लेना आप लोग साइड में, कि what steps has been taken at the international level to promote conservation of resources। ठीक है, what steps have been taken at the international level to promote conservation of resources, यानी इंटरनेशनल लेवल पे क्या क्या कौन कौन से प्रयास किए गए हैं रिसोर्स को कंजर्व करने का। तो देखो इसको 3 मेजर आप हाईलाइट कर सकते हो। 3 बड़े प्रयास किए गए इंटरनेशनल लेवल पे। पहले नंबर पे क्या है? क्लब ऑफ रोम। क्लब ऑफ रोम एक आप कह सकते हो एनजीओ टाइप का है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, और इसने पहली बार 1968 में कुछ अपनी बातों को रखा दुनिया के सामने, और वो पहली बार ऐसी बात की कि रिसोर्सेज का कंजर्वेशन होना चाहिए। समझ गए? और ये पहली बार ऐसा होता है हिस्ट्री में कि सिस्टमेटिक तरीके से उसने बताया कि हमें कैसे रिसोर्स को कंजर्व करने की ज़रूरत है। ठीक है भाई, तो पहला इंटरनेशनल प्रयास यही हो गया। अगर आपके एग्ज़ाम में आता है तो क्लब ऑफ रोम। क्लब ऑफ रोम ने क्या एडवोकेट किया? तो इसने बोला कि हमें रिसोर्स कंजर्व करना है, और इसने कुछ तरीके बताएं जो कि बहुत ही ज़्यादा सिस्टमेटिक तरीका था। ठीक है भाई, ओके गुड। नेक्स्ट सेकेंड एफर्ट क्या था? इन 1974। तो पहला 68 में, सेकेंड 1974 में। और यहाँ पे गांधीयन फिलॉसफी को ध्यान से समझना, गांधीयन फिलॉसफी को यहाँ पे शुमाकर, ठीक है, ये है शुमाकर। 1973 में एक्चुअली इन्होंने एक बुक लिखी थी, और इस बुक का नाम था स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल। और इसी बुक के पब्लिश होने के बाद 1974 में कह सकते हो, 1973 कह सकते हो, कि गांधीयन फिलॉसफी को वंस अगेन प्रेजेंटेड बाय, गांधीयन फिलॉसफी जो मैंने पहले ही बता दिया कि प्रोडक्शन बाय मासेस, ठीक है, और इन्होंने बताया था कि देयर इज़ एनफ फॉर द एवरीबडीज नीड बट नॉट फॉर एनीबडीज ग्रेड। ठीक है, तो ये सब बातें गांधीयन फिलॉसफी है
ही वॉज अगेंस्ट द मास प्रोडक्शन, ठीक है। उन्होंने और क्या बताया था कि व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ रिसोर्स डिप्लीशन, ठीक है। तो जो ग्रीडी एंड सेल्फिश इंडिविजुअल्स होते हैं और जो एक्सप्लॉयटेटिव नेचर होता है, तो यही पॉइंट्स गांधीयन फिलॉसफी है जो बहुत पहले गांधी जी ने बता रखा था। और इन्हीं गांधीयन जो गांधी जी के विचारधारा थे, जो फिलॉसफी थी, इसको एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जिसका नाम शुमाकर है, इसको शमशेर मत पढ़ना, शमशेर नहीं है, शुमाकर है। तो शुमाकर जो ब्रिटिशर्स हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, इन्होंने एक बुक लिखी थी स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल, और ये बुक बहुत ही फेमस हुई थी उस टाइम पे। मतलब टॉप 10 बुक में इनका जगह था, स्थान बनाया था इस बुक ने, ठीक है। तो सेकंड एफर्ट इन्होंने ऐसा किया था। तो पहला एफर्ट कब हुआ? क्लब ऑफ रोम। सेकंड एफर्ट गांधीयन फिलॉसफी was represented by the Schumacher in his book Small is Beautiful, ठीक है। And the third and the very important, the seminal contribution with respect to resource conservation, एक seminal contribution, important contribution, remarkable contribution किया गया था रिसोर्स कंजर्वेशन में, और वो भी एट द ग्लोबल लेवल पे। एंड दिस कंट्रीब्यूशन वाज मेड बाय ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट 1987। तो मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि ब्रंटलैंड रिपोर्ट कब आया था? 1987 में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये ब्रंटलैंड कमीशन क्या बात करता है भाई? तो दिस रिपोर्ट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। गुड। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट किसने दिया था भाई? तो ये ब्रंटलैंड रिपोर्ट ने दिया था 1987 में, ठीक है। और इसी ब्रंटलैंड रिपोर्ट को ही हम लोग एक और इसी रिपोर्ट को हम लोग बोलते हैं द कॉमन फ्यूचर, ठीक है। इसी रिपोर्ट को पब्लिश किया गया बाद में, और उसी का नाम रखा गया द कॉमन फ्यूचर, ठीक है भाई। क्या रखा गया इसका नाम? कॉमन फ्यूचर, ओके। तो समझ लेते हैं कि पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट ने दिया था, ठीक है। इसका मेन ओरिएंटेशन, इसने बोला क्या था सस्टेनेबल डेवलपमेंट को? तो इसने एडवोकेट किया था, इसकी वकालत की थी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ एज अ मीन्स, ये एक ऐसा तरीका, एक ऐसा साधन है फॉर द रिसोर्स कंजर्वेशन विच वॉज सब्सिक्वेंटली पब्लिश्ड इन अ बुक एंटाइटल्ड आवर कॉमन फ्यूचर। तो इसने बताया था, इस ब्रंटलैंड मैंने आपको बताया था कौन था ये नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। तो इन्होंने पहली बार रिसोर्स को बचाने के लिए, कंजर्व करने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है भाई। इन्होंने बताया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट ही एक ऐसा तरीका है जिससे आप रिसोर्स को कंजर्व कर सकते हो। और इन्हीं रिपोर्ट को बाद में एक बुक के फॉर्म में पब्लिश किया गया, और उस बुक का टाइटल क्या रखा गया? आवर कॉमन फ्यूचर, ठीक है। गुड। एंड अनदर कंट्रीब्यूशन, जिसको फोर्थ पॉइंट आप बना सकते हो, अनदर सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन वाज मेड एट द अर्थ समिट। आपको पता है 1992 में अर्थ समिट हुआ, और इस अर्थ समिट का जो मेन मकसद था, जो एम था, वो यही था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हमें एडॉप्ट करना है। यानी पहली बार 1992 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया, इसको एंडोर्स किया गया, इसको एडॉप्ट किया गया, इसको स्वीकार किया गया। तो 4 इंटरनेशनल एफर्ट आपने समझ लिया। रोम, ठीक है, क्लब ऑफ रोम, एंड देन फर्स्ट 68 में क्लब ऑफ रोम, देन गांधीयन फिलॉसफी को रिप्रेजेंट किया गया था शुमाकर के द्वारा। उन्होंने एक बुक लिखी थी स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल। एंड द थर्ड कंट्रीब्यूशन ब्रंटलैंड रिपोर्ट 1987 में, दैट एडवोकेटेड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट। और इसी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हमने 1992 में अर्थ समिट में, रियो समिट में इसको हमने एक्सेप्ट किया था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ रिवाइज कर लीजिएगा, नोट्स भी बना लीजिए। थैंक यू।